आपने अयोध्या से सुने। एक बार फिर से अपनी बड़ी खबर पर वापस लौटेंगे और मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी खबर है स्वाति मालीवाल का इशू, चूंकि चुप्पी तोड़ दी है और चुप्पी तोड़ने के बाद अब वो चाहती हैं कि इंसाफ मिले और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अरविंद सर, अभी तक ऐसा लग रहा था कि चुनावी माहौल में अलग अलग इश्यूज हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वाति मालीवाल का इशू सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला है। अगर आपने लैंग्वेज देखी हो, पढ़ी हो, राजनीतिक हिटमैन की तरफ वो जिक्र कर रही हैं और ये भी कह रही हैं एक बार फिर से खुद को बचाने की कोशिश शुरू हो गई है और एंड में वो लिख रही हैं जिस हद तक गिर सकता है गिर जा। ये किस तरह की लैंग्वेज है, किसकी तरफ इशारा है और कितना नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को इससे? देखिए, मुझे असल में जो शुरुआत का प्रसंग है वो याद आता है जब प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और आनंद कुमार, अजीत झा को बाहर किया गया था पार्टी से। और फिर जब योगेंद्र चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ जिस किस्म की भाषा और इसका इस्तेमाल हरियाणा में हुआ, मुझे लगता है उस मंडली में स्वाति भी थी, स्वाति के पति भी थे अरविंद राजपिलर। तो इसलिए इनको अंदर की फंक्शनिंग सारी मालूम। और ये अब तक तो अरविंद केजरीवाल के सबसे गुड बुक में जो लोग रहे हैं पार्टी में, उसमें स्वाति और उनके पति रहे हैं। तो और राज्यसभा मिला, इतने दिन तक वो महिला आयोग की अध्यक्ष रही, तो उनको अंदर की सारी फंक्शनिंग मालूम है। और अगर अभी अरविंद या पार्टी का जो भी खेमा आप कहिए, इंडिविजुअल या ग्रुप, उनसे नाराज है, खासतौर से मेरे ख्याल से अरविंद की गिरफ्तारी पे इन लोगों ने जिस तरह से चुप्पी साध ली उस सवाल पे, तो उसको लेके फिर खुल के बोलना चाहिए। फिर ये 4 दिन चुप्पी रखना, पुलिस स्टेशन जाना, वापस आना, 4 दिन बाद बयान लिखवाना, अब फिर ट्वीट आने के बाद ईश्वर का नाम लेके श्राप देना। कोई स्वाति ऐसी सामान्य लड़की नहीं है मेरे ख्याल से। पर्याप्त मजबूत, होशियार और राज्यसभा की सदस्य। सबसे बड़ी बात यह है कि वो राज्यसभा की सदस्य है। तो उनके साथ अगर बदतमीजी इस दिल्ली शहर में सीएम हाउस में हुआ है तो उनको खुल के सामने आके बोलने में कोई परहेज नहीं करनी चाहिए। और जितनी देर वो कर रही हैं, इसका मतलब कि वो कोई और चैनल खोल के भी बात कर रही हैं उस तरफ भी। इस 4 दिन की चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि वो डर गई होंगी और कोई इशारा बीजेपी की तरफ है कोई चैनल अंदर से और उस तरफ से भी कोई चैनल खुला होगा तभी। आपने कल देखा कि वो अरविंद केजरीवाल गए तो उसको लिए गए अपने साथ और फिर इनका बयान आया और फिर वीडियो पोस्ट हो रहा है। इसका मतलब कि दो तरफा खेल चल रहा है। इसमें ये कि ये औरत के पिटाई का मामला है या औरत के साथ कुछ बहुत, ये इशू मेरे ख्याल से नहीं है। ये शुद्ध पॉलिटिकल बार्गेनिंग का है। आप बने रहिए, हिमांशु सर के पास मैं जाती हूँ। हिमांशु सर, राजनीतिक हिटमैन इस शब्द का जो इस्तेमाल स्वाति मालीवाल ने किया है, विभव कुमार का क्या कोई राजनीति से डायरेक्ट कनेक्शन है? ये शब्द किसके लिए आपको लगता है इस्तेमाल किया गया होगा? क्या दबे शब्दों में कुछ कहना चाह रही है स्वाति मालीवाल, ऐसा प्रतीत होता है क्या? संदेशा को बहुत कुछ दे दिया है स्वाति मालीवाल ने। सवाल एक ही उठता है जो अरविंद सर ने पूछा था, वो उससे मैं सहमत हूं कि 3 दिन तक वो कहां थी। देखिए, इससे सवाल उठेगा और महिला उत्पीड़न और महिला को मारने के लिए ये सब नहीं हुआ, ये बात मानने को मैं तैयार नहीं। इंसान जब आपा खो देता है ना, तब ये हरकतें करता है। और आपा कब खो देता है? सबसे निराश हो जाता है, फ्रस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर। फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा होती है, तब ऐसे कार्रवाई की जाती है। अभी आपको मैं हिस्ट्री में ले चलूंगा। अरविंद मोहन सर ने तो एक चीज बता दी कि ये स्वाति मालीवाल, मगर स्वाति मालीवाल 4 जो लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाई थी उसमें की एक है। योया को निकाला, योगेंद्र यादव जी की बात हो रही है, भूषण जी को निकाला। अभी अंदरूनी राज जो है, अंदरूनी राज तो स्वाति मालीवाल जानती है। और दूसरी बात ये है, मेरा तो मूलतः सवाल है सर कि ये क्यों हुआ। उस दिन सुबह 9:30 बजे वो मुख्यमंत्री के घर में गई। अब हिमांशु जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है, दोबारा से हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आपका वीडियो भी फ्रीज हो रहा है, दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे। राहुल लाल जी,
जो अभी तक की तस्वीर है वो किस तरफ इशारा कर रही है? राजनीतिक हिटमैन कौन है? एक बार खुद को बचाने की कोशिश किस तरीके से इस राजनीतिक हिटमैन ने की है? अंत में जो लिखा है, जिस हद तक गिरना था गिर जा, ऊपर वाला देख रहा है, इस तरह की बातें। और एक जरूरी बात यहाँ स्वाति मालीवाल ने कही है, कहा है कि आधा अधूरा वीडियो जो अपने लोगों से तुम ट्वीट करा रहे हो करा लो, लेकिन जो सीसीटीवी है वो पूरी तरह से सच सामने ले आएगा। यानी कि वो लिखित में भी कॉन्फिडेंट हैं और जानती हैं कि पूरा सच कुछ और है, जबकि झूठा सच, अधूरा सच दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है। रचना जी देखिए, जो राजनीतिक हिटमैन शब्द का प्रयोग है वो चूंकि वो अभी तक अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं ले रही है, तो प्रथम दृष्टिया तो वो संदेश देता है कि विभव कुमार को लेके है। लेकिन ये बात जो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि विभव कुमार कोई राजनीति में नहीं है, वो कोई राजनीति के वैसे सक्रिय खिलाड़ी नहीं है कि उनको राजनीतिक हिटमैन कहा जाए। तो हमें लग रहा है डायरेक्ट वे में थोड़ा वो कहने से बच रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट हमला जो है ये सीधे सीधे केजरीवाल की तरफ संकेत है उनका, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अगर स्वाति मालीवाल जी को लें तो वो जिस तरह से लंबे पीरियड तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, तो तमाम जो है कि वो वर्कशॉप कराया करती थी कि अगर किसी के साथ उत्पीड़न हो जाए तो उनके उस वर्कशॉप का केंद्रीय बिंदु होता था कि आपको त्वरित तौर पर कैसे शिकायत दर्ज कराना है, त्वरित तौर पर तमाम साक्ष्यों को कैसे सुरक्षित रखना है। तो वो जो वर्कशॉप में ज्ञान देती थी, जब अपने जीवन में जब उस फॉर्मूले पे चलने की कहानी आई तो 3 दिन की चुप्पी की कहानी है उनकी। लेकिन यहाँ पे जिनके ऊपर आरोप लग रहा है विभव कुमार, उनका भी रिकॉर्ड पुराना गड़बड़ है। स्वाति मालीवाल जी ने बीच में अपने जो है कि पिता के ऊपर भी आरोप लगाया था कि वो भी बचपन में उनका यौन शोषण किया करते थे। उस समय भी वो उनके 2 वर्ग बन गए थे, एक समर्थक वर्ग की वो कितना खुल के अगर उनके साथ निजी जीवन में कुछ घटनाएं घटी हैं वो खुल के रख रही है जिससे और लोग प्रेरणा ले सकें। बाकी दूसरे धड़े ने उस समय भी उसे देखा था कि वो एक लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश थी। तो जो भी चीजें हैं वो इस तरह के बयान उन्होंने उस समय भी दिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस समय ये है कि वो जो 3 दिन का गैप है, तो वो गैप क्यों है? क्योंकि देखिए राजनीति एक अलग सा बिंदु है। अच्छा राहुल जी, एक थ्योरी ये भी तो हो सकती है, एक थ्योरी ये भी तो हो सकती है, जो लेडी इतनी बोल्ड है, जो लाखों महिलाओं के लिए आवाज उठा सकी है, उन्हें इंसाफ दिला चुकी है, वो लेडी अपने साथ हुए इस तरह के बर्ताव पर अगर 3 दिन खामोश रह जाए। देखिए अभी जिक्र कर रहे थे कि एक होता है आपा खोना, जिस वक्त ये घटना घटी तुरंत पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड हो गई स्वाति मालीवाल, कोई पोस्ट नहीं, किसी से कोई बात नहीं, कहीं नजर नहीं आई। हो सकता है इस घटना के बाद जब फोन कॉल कर दिया गया हो, उन्हें मनाने की कोशिश हुई हो, उनसे कहा गया हो कि कार्रवाई होगी और वो चुपचाप घर लौट गई हो, किसी से इस बात का जिक्र ना किया गया हो। लेकिन फिर पॉलिटिकल प्रोग्राम में अगर विभव कुमार सामने आते हैं, एयरपोर्ट पर लखनऊ में नजर आते हैं, फिर मीडिया की नजरों में आते हैं, वहां हो सकता है स्वाति मालीवाल का गुस्सा फिर 7वें आसमान पर गया हो और अंदर से आवाज आई हो कि नहीं मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि एक्शन तो कुछ हुआ नहीं है पार्टी में अंदर खाने। मैं केवल एक लाइन कहूंगा, रचना जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल का गुस्सा तब भी नहीं फटा। उनका गुस्सा तब फटा जबकि एक वीडियो आया। देखिए ये मैं भी मानूंगा कि ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो, इससे ज्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है, लेकिन जब वो वीडियो दूसरे खेमे के द्वारा सामने में आया तब स्वाति मालीवाल का गुस्सा फूटा। हालांकि मैं इस चीज से सहमत हूँ कि वहां पे उस समय क्या घटनाक्रम घटी वो सीसीटीवी फुटेज से ही सब कुछ सामने का सामने आएगा। लेकिन यह घटनाक्रम केवल महिला उत्पीड़न की दृष्टि से मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। महिला उत्पीड़न का मामला है, इसमें हो भी सकता है, मैं इनकार नहीं करता। उन्होंने कम से कम पुलिस में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है जिसकी सराहना की जानी चाहिए, तो वो उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है। और लेकिन पूरा घटनाक्रम को खोलने के लिए आवश्यक है कि उस समय वहां पे घटनाएं क्या घटी। सीएम आवास में पूरा का पूरा घटनाक्रम देखेंगे, लेकिन जो छोटा सा वीडियो आया उस वीडियो का वो हिस्सा हमें लग रहा है उन्हें ज्यादा चुभा होगा, जिसमें वो सीधे सीधे कह रही कि मैं तुम्हारी नौकरी को खा जाऊंगी। तो उन्हें समझ में आ गया कि कहीं कहीं इस वीडियो के माध्यम से, इस छोटे हिस्से के माध्यम से उन्हें विलन बनाया जा रहा है। और यहाँ पे ये तो साफ है राहुल जी कि मामला बड़ा है, गंभीर है। मनोज कुमार जी दिल्ली के एक नेता से जुड़ा हुआ है, राज्यसभा सदस्य से जुड़ा है, महिला से जुड़ा हुआ है, और दिल्ली लोकसभा चुनावों की वोटिंग में 1 हफ्ता करीब बचा है, 10 दिन से भी कम का वक्त है। अरविंद केजरीवाल बाहर है इंटरिम बेल पर, लेकिन ये पूरा मामला जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, कितना आपको लगता है पार्टी की छवि को ये नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए अंजलि जी, मैं सबसे पहले कहूँगा कि ये घटना नहीं है बल्कि ये विभत्स दुर्घटना है। क्योंकि स्वाति मालीवाल जिस प्रकार की महिला है, वो एक महिला है लेकिन सशक्त महिला है, एक राज्यसभा के सदस्य हैं और उसके पहले दिल्ली प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और पीसीआर में ऑब्वियसली जो घटना घटी, उन्होंने फ़ोन पे जो उनका रिकॉर्ड
पीसीआर में हुआ है उसमें ऑब्वियस है कि ये कहा गया कि केजरीवाल के सहायक उनके कहने पे किया गया, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आया है उसमें वो केजरीवाल का नाम नहीं ले रही। मुझे लगता है कि आप समझ सकती हैं उनके जो पूर्व जो पति हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है कि उसको जान का भी खतरा है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव है जिसके चलते वो 3 दिन का समय ली। और आज आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कल केजरीवाल जी को अगर आप देखिए तो हमेशा वो मुंह से ही बोलते थे और मुंह से ही हमेशा सबके बारे में बोला है, और आज उस घटना के बाद से उनका बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखिए तो किस प्रकार से बदला हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब स्वाति जी का जब क्वेश्चन आया तो उन्होंने किस प्रकार से अपना माइक दूसरे तरफ किया, और वहां उनका चेहरा को अगर आप रीड करती हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को रीड करती हैं, अच्छी बात तो है कि आप इतनी बारीकी से बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर रहे हैं या फिर उनका चेहरा पढ़ रहे हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये कोई घटना नहीं है तो विभत्स घटना है, इसकी जितनी निंदा हो उतनी कम है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ऐसा ही रवैया आपको बृजभूषण शरण सिंह पर और प्रज्वल रेवन्ना जैसे नेताओं पर भी जब इस तरह के आरोप लगते हैं या आरोप तय हो जाते हैं तब भी ऐसा ही रुख रखना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। चूंकि स्वाति मालीवाल का मामला बहुत बड़ा है और लगातार इस पर एक एक अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, तो स्वाति मालीवाल तक इंडिया न्यूज भी पहुंचा है। स्वाति मालीवाल मामले में हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ खास बातचीत की, एक बार वो सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का जो पूरा ये कंट्रोवर्सी है ये तूल पकड़ रहा है, तो एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है, आप बीजेपी का क्या स्टैंड है? लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ये कंट्रोवर्सी नहीं है। स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, और जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वो धाराएं बहुत गंभीर हैं। तो ऐसे में उस अपराधी विभव कुमार को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसे शरण दे रहे हैं, उसे अपने साथ हवाई जहाज में घुमा रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के हर भ्रष्टाचार का राजदार है। तो अरविंद केजरीवाल उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ऐसी मेरी आशंका है। हो सकता है पंजाब या किसी अन्य प्रांत में छुपाने की कोशिश भी करें। सर, कल जिस तरीके से एक पिक्चर वायरल हो रही थी विभव कुमार की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ मौजूद थे, उसके बाद संजय सिंह ये कहते हैं कि संज्ञान लिया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध लेते हैं इस मुद्दे पर। संजय सिंह ने सबकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। 3 दिन पहले खुद संजय सिंह आकर कहते हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास में ये घटना घटी है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई करेंगे। और वो कार्रवाई ये की कि उसे अरविंद केजरीवाल अपनी गोद में लेके हवाई जहाज में घूम रहे हैं। कल लखनऊ में थे तो सुना आज पंजाब में है। तो अरविंद केजरीवाल, जैसे मैंने पहले कहा, अपने भ्रष्टाचार के सहयोगी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए मुझे आशंका है कि वो उसे छुपाने का भी प्रयास कर सकते हैं। सर, आज आपने एक आरोप पत्र जारी किया है, चार्जशीट जारी किया है, क्या कुछ उसमें बातें लिखी हैं, क्या कुछ है उसमें? पिछले 9 साल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को लूटा, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लूट में भागीदार हैं, वो हमने इस आरोप पत्र में तथ्यों के साथ रखा है। और एक एक विभाग में कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है, वो हमने आरोप पत्र में दिया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा, जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बातचीत की स्वाति मालीवाल के बारे में और जिस तरीके से आरोप पत्र आज जारी किया गया है उसमें क्या कुछ है वो भी बताया। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़। वीरेंद्र सचदेवा सीधे सीधे कहते हुए कि इस पूरे मामले पर जांच हो और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अरविंद मोहन सर, ऐसा नहीं है कि ऐसा आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे तैसे करके अंतरिम बेल मांगी, उस पर वो अब रिहा होकर बाहर हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इमोशनल बातें लोगों के बीच में कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा डेंट हो गया है जिसे शायद ठीक नहीं किया जा सकेगा, इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। निश्चित रूप से बेल पे बाहर हैं और उसमें ये घटना हो जाए तो ये मुश्किल होगी काफ़ी, चुनाव संभालना भी और अपने मुकदमे को भी संभालना, क्योंकि मुकदमा भी उनका कोई हल्का नहीं है, पर्याप्त सीरियस है। और हम लोग ईडी के कार्य पद्धति पे सवाल उठाते रहे हैं बार बार। इसके बावजूद ये है कि अगर अदालत उनको अब तक रखे हुई थी हिरासत में और तो अदालत के हिसाब से भी लगता है कि मामले में सीरियस चीज़ें हैं जो अदालत को ईडी उनको जो दे रही है उसमें गंभीरता है। तो ऐसी स्थिति में अगर जमानत पे बाहर आने के बाद इस तरह की घटना होती है तो ये सीरियस है। आपकी लड़ाई, मैं तो मानता हूँ कि वो लड़ाई जैसी सीरियस है उससे ज़्यादा सीरियस ये है कि स्वाति मालीवाल जो शुरू से अरविंद के गुड बुक में थी और उस पोट्री, मैं कहूँगा गुड बुक भी नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कुछ इस किस्म की नहीं है, और स्वाति को क्यों
अरविंद या सर, ये उनके पति खबरें को बहुत क्यों बार ज्यादा बार हैं कि स्वाति मालीवाल की सीट जाने वाली थी, किसी और कैंडिडेट को देने पर विचार चल रहा था, इस वजह से भी ये सियासत इतना ज्यादा गरमाई है। वही उनको जो चीजें मिली हैं वो भी मेरे ख्याल से बहुत सामान्य नहीं है। और फिर जो कदम अब सुनाई पड़ रहा है कि उनकी सीट लेके इसको दे दी जाएगी, वो सब भी असामान्य है। फिर वो जो विरोध करने गई, मान लीजिए इन सब चीजों का, एक तो यही कि अरविंद की गिरफ्तारी पे वो कहाँ थी, वो कहीं नजर, वो राघव चड्ढा, कई इवन ये हमारे हरभजन सिंह क्रिकेटर, ये सब लोग जो राज्यसभा में आए थे और इनकी किसी का पता नहीं है। तो या तो इनकी अरविंद के कामकाज से या इस मामले से असहमति है, तो वो भी जाहिर करना चाहिए। फिर अगर वो अपनी नाराजगी जताने गई सीएम हाउस पे, क्या सोच के गई, क्या गई, 3 दिन फिर क्यों चुप रह गई, क्यों चुप्पी लगा ली? उन पे भी दबाव आ रहा होगा कि तुम वापस मामला ले लो, और जो भी रिश्ते हैं पुराने उन सब का दबाव आता है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी को सजा दिलाना है, मेरे ख्याल वो भी इस मामले में पावर तलाश रही होंगी, और उन्होंने भी वो चैनल खोल के रखे होंगे तभी सीएम से मिलने के। जब इतना ठीक है साफ सर, दिख अब गया ये तो सब देखना के होगा बाद। इस पूरे मामले में आगे क्या अब दिल्ली पुलिस का कदम रहता है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी किस तरह से खुद को बचाती है। दिल्ली चुनावों के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार तो चल रहा है, लेकिन ये मुद्दा भी जाहिर है हर जगह उठेगा, और सवाल भी अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले पर किए जा रहे हैं, लेकिन चुप्पी उन्होंने साध रखी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे अगले मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कभी हां कभी ना की तर्ज पर इस बार चुनावी मैदान में हैं, और इस बात की तस्दीक तब और ज्यादा पुख्ता हो जाती है जब वो इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं। और इतना ही नहीं, ममता की कांग्रेस और लेफ्ट के साथ सीट बंटवारे पर बात नहीं बनना भी इस बात को और ज्यादा पुख्ता करता है कि ममता बनर्जी अपने दोनों हाथों में मौका रखना चाहती हैं। और बात को हवा तब और ज्यादा लग गई जब ममता बनर्जी ने 24 घंटे पहले एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि वो इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगी, लेकिन मामले ने जब राजनीतिक तूल पकड़ लिया, जब ममता ने एकदम से बयान पर यू टर्न ले लिया और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, वहीं ममता बनर्जी के बयान पर पीएम मोदी ने तीखा हमला बोला है। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती हैं और मुझे उनकी बात पे कतई भरोसा नहीं। पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के लिए बुआ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं शहजादे एक बार फिर से बुआ की शरण में चले गए हैं। और ये तो साफ है कि ये ममता बनर्जी की एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा जब पिछले साल जुलाई जून के आसपास ही मीटिंग हुई थी, जब नींव एक तरह से रखी गई थी इंडिया गठबंधन की, तो सबसे पहले पैरवी इसकी नीतीश कुमार ने की थी और दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी ही वो नेता थी जिनकी ओर से सबसे ज्यादा कोशिशें हुई थी कि विपक्ष को एक साथ किया जा सके, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ फिर ममता बनर्जी भी पीछे हट गई थी। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बाराबंकी जब आज वो पहुंचे तो तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बोल दिया है कि इंडिया गठबंधन को वो बाहर से समर्थन देंगी। बाइट सुनिए। यहां जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है, खबरदार, जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही अंदाज में एक के बाद एक पलटवार करते हुए और चुनाव तक जब तक खत्म होंगे तब तक यही माहौल छाया रहेगा, बना रहेगा। इस वक्त हमीरपुर में पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं चुनावी रैली को, एक बार सुन लेते हैं। सपा कांग्रेस को ये पाप करने देंगे क्या? साथियों, इतना ही नहीं, अब ये संविधान बदलकर SC, ST, OBC का पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। मैंने समाजवादी पार्टी से कहा था, अरे आप तो दिन रात पिछड़ों की बातें करते हो, पिछड़ों की राजनीति करते हो, आप तो हिम्मत करके ये पिछड़ों के साथ जो अन्याय करने का षड्यंत्र चल रहा है, पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण लूटने का जो जाल बिछाया जा रहा है, जरा उसका विरोध तो कीजिए। लेकिन ये सपा वाले मुंह पर ऐसा ताला लगा के बैठ गए, ऐसा ताला लगा करके बैठ गए कि वो बोलने को तैयार नहीं है। क्या ये सपा वालों को भी माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस आपका आरक्षण खत्म कर रही है और सपा उसका समर्थन दे रही है। और किसकी खातिर? सिर्फ और सिर्फ जो वोट जिहाद करते हैं वो वोट बैंक के खातिर करना चाहते हैं। साथियों, सपा वाले पुष्टिकरण के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमारे कल्याण सिंह जी देश के इतने महान नेता थे, उन्होंने पिछड़ों का इतना सम्मान बढ़ाया, उनका निधन हुआ तो सपा के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। और कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे कल्याण सिंह जी, बाबूजी राम भक्त थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार बलिदान कर दी थी। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इससे पहले बाराबंकी में पीएम मोदी की ओर से चुनावी सभा को संबोधित किया गया था और अभी आप पीएम मोदी को हमीरपुर से सुन रहे थे। और बात हम कर रहे थे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। और ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलना चाह रही है ममता बनर्जी। कभी कहती हैं कि इंडी गठबंधन से उनका मोह भंग हो गया है, तो दूसरी ओर कहती हैं कि पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। इस पर पीयूष गोयल ने भी बयान दिया। पीयूष गोयल ने ममता को लेकर कहा है कि ममता बनर्जी अकेले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं। इसका मतलब यह है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है ही नहीं। सुनिए एक बार पीयूष गोयल ने क्या कहा। किधर छोटा मोटा ममता बनर्जी पहले इंडिया अलायंस की सदस्य थी, उन्होंने कांग्रेस के साथ कुछ समझौता नहीं किया। अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला ममता जी के बारे में, और ममता जी ने अधीर रंजन सबके समक्ष, ऐसे पिनरई विजयन ने क्या बोला राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी ने क्या बोला पहले मतदान करेंगे, क्या जलपान करेंगे। ये तो कुछ नहीं करते। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक तरफ जहां बीजेपी पर हमला बोला, वहीं ये भी दावा किया कि बीजेपी इस बार बुरी तरह से हारने वाली है। এবার হবে পগার পাট, তাই জেনে রেখে দিন ইন্ডিয়া জোট এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না, ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে
বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। इस पर पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अरविंद मोहन सर हैं, हिमांशु सर हैं, मनोज जी हैं, साथ ही साथ राहुल लाल जी भी हैं। अरविंद सर, आपके पास आ रही हूँ। ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ये तो साफ है, दोनों हाथों में लड्डू। एक तरफ कहती हैं कि इंडिया के साथ नहीं है, दूसरी तरफ कहती हैं कि पीछे से सपोर्ट कर रही हैं। क्या नतीजों तक यही रहने वाला है ममता बनर्जी का, और जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद पिक्चर अपनी क्लियर करेंगी? देखिए, ये सवाल तो बहुत पहले से चल रहा है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो ये बार बार होता था कि ममता जी इधर हैं कि उधर हैं, और बल्कि अटल जी को 3 महिलाओं को संभालने में, महिला नेताओं को संभालने में काफ़ी मुश्किल। कांग्रेस को भी जितने दिन प्रणव दा जिंदा थे, प्रणव दा की बात मानती थी ममता ज़्यादा, तो प्रणव दा को उनको संभालने में बहुत मुश्किल होती थी। अब उस किस्म का कोई बहुत सीनियर नहीं है ममता जी को प्रणव दा को संभालने के बड़े किस्से हैं। उन किस्सों में ये भी है कि वो बहुत चॉकलेट, सारा रसगुल्ला चॉकलेट लेके आती थी जब मिलने आई, और उनको शुगर बहुत था, और डर के मारे वो इनका चॉकलेट और रसगुल्ला खाते थे और तारीफ करते थे कि नहीं खाएंगे तो गुस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से ममता जी का स्वभाव है। लेकिन एक चीज़ जरूर है ममता जी में कि एक तो सादगी बहुत अपने जीवन में है, दूसरा ये है कि तेज़ी बहुत है, बहुत तेज है, बहुत राजनीतिक रूप से बहुत सचेत और तेज है। आप देखिए, हम लोग दोनों हाथ का लड्डू बोल रहे हैं, ये दोनों हाथ का लड्डू कोई बीजेपी और कांग्रेस का लड्डू नहीं है। ये एनडीए पे दबाव बनाने का ही मैं मानता हूँ कि एक किस्म का खेल है कि इंडिया गठबंधन पे कि उसमें हैं या नहीं हैं, ये बेसिकली वही उस दबाव का है कि उसमें जब पावर शेयरिंग होगी। और अगर आप गौर से देखें चुनाव कैंपेनिंग को पूरे को, तो पीएम भी अब इंडिया गठबंधन में पावर शेयरिंग की बात करने लगे हैं, और इंडिया गठबंधन के अंदर भी इस किस्म की चीज़ें सुनाई देने लगी हैं। इसका मतलब कि चुनाव की कोई आवाज़ ये लोग थोड़ी अलग सुन रहे हैं, जो प्रचार में है उससे इनको अलग सुनाई देने लगा है। इसीलिए ममता भी आगे के लिए अपना कुछ बोलने लगी हैं, सामने आ रही हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ममता बनर्जी का ये इधर या उधर लगा रहता है, और ममता बनर्जी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी हैं राजनीतिक लिहाज से भी, और बहुत सोच समझकर फैसले लेती हैं, तो वक्त आने पर वो सोच समझकर ही फैसला लेंगी भी। रौनिक दत्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनिक, ममता बनर्जी जो इन दिनों बयान दे रही हैं, या फिर कहिए कि बयान देकर यू टर्न ले रही हैं, उसका सीधा सीधा मतलब क्या है? एकदम देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके का बयान इस चुनाव के माहौल में दिया जा रहा है, उसमें एक बात साफ है कि बंगाल में गठबंधन में कांग्रेस सीपीएम के साथ तृणमूल का गठबंधन नहीं हुआ, मगर देश में जो इंडी गठबंधन का बात चल रहा था उसमें टीएमसी का हिस्सा रहेगा, टीएमसी शामिल भी रह सकते हैं, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से इशारा में समझा दिया है। ममता बनर्जी का पहला जो बयान था उसमें बोला जा रहा था कि इंडी गठबंधन को पीछे से सपोर्ट करेगा तृणमूल कांग्रेस। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि इंडी गठबंधन का जो आइडिया, ये आइडिया ममता बनर्जी का ब्रेन चाइल्ड है, यानी इंडी गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी स्पष्ट है कि बंगाल में इंडी गठबंधन का जो हिस्सा था, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन का बात चल रहा था वो नहीं हुआ, मगर देश भर में इंडी गठबंधन में शामिल रहेगा टीएमसी। इसको लेकर अगर बात किया जाए तो पहले भी देखा गया था ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बाहर वो इंडिया के साथ हैं, लेकिन जब बात आती है अपने खुद के स्टेट की तो फिर दूरी बनाकर रखना चाहती हैं। रैनिक, आपका शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। पैनल हमारे साथ आगे भी रहेगा मौजूद। किस्सा कुर्सी का में आगे अगली खबर पर बात करेंगे, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। को-पावर्ड बाय